अधिकारों का संघर्ष। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने कई उपयोगी योजनाएं तैयार की, जिसमें दलितों के विकास और उन्नति को ध्यान में रखा गया। सभा ने दलित छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल व्यवस्था, उनके कपड़े, बुक, कॉपी और खाने का भी बंदोबस्त शोलापुर में कराया। शोलापुर नगर पालिका ने हॉस्टल के मेंटेनेंस के लिए 40 रुपए देने का भी वादा किया। सभा ने अंबेडकर को एक मंच प्रदान किया, जिससे वो गांव-गांव जाकर दलितों को जागरूक करें और उनके अधिकारों से वाकिफ कराएं। उन्होंने प्रोविंशियल डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस, जो कि निपाणी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई, में भाग लिया और उन्हें गाइड भी किया। इन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर एक लेख लिखा और भारत के गोल्ड एक्सचेंज की आलोचना भी की, जो कि रॉयल कमीशन के अंतर्गत आती थी, जिसके लिए रॉयल कमीशन ने इनका इंटरव्यू भी लिया। ईवी रामास्वामी नेकर, जो एक गैर ब्राह्मण लीडर थे, उनके द्वारा सत्याग्रह भी ट्रैवनकोर में लॉन्च हुआ, जिससे ट्रैवनकोर के रूलर ने ये आदेश 1925 में पारित किया कि दलित भी उन सड़कों का प्रयोग कर सकते हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई है। एक और सनसनी घटना घटी जब एक दलित व्यक्ति मुरुगेसन ने मद्रास के एक हिंदू मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। फिर उसके खिलाफ एक केस भी दर्ज हुआ, जिसने दलितों को हिलाकर रख दिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी उस समय कोर्ट में मौजूद थे जब मुरुगेसन का ट्रायल चल रहा था। हालांकि वो केस की पैरवी नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने मुरुगेसन के अधिकारों की रक्षा कर उसको केस से बाइज्जत बरी कर दिया। उसी समय अंबेडकर के नाम का भी धीरे धीरे डंका बजने लगा था। उन्होंने 1926 में 3 गैर ब्राह्मण लीडर के केस की पैरवी की, जिसमें उन पर यह इल्जाम लगा था कि वो ब्राह्मणों को बदनाम कर उनके खिलाफ पैम्पलेट बंटवा रहे थे। इसी की पैरवी करते हुए अंबेडकर ने ये केस लड़ा और इसमें विजयी भी हुए। अब तक भीमराव जी प्रख्यात वकील और समाज सुधारक बन चुके थे, पर अभी भी वो उसी चौल में रह रहे थे जिसमें जरूरत की बहुत कम सुविधाएं थी। कहते हैं आप कहीं भी और चले जाएं, पर आपका इतिहास हमेशा आपके साथ ही रहता है। अंबेडकर जी भी अपने दलित होने का बोझ उठाते रहे। उनके सुयोग्य होते हुए भी उन्हें सिडेनहम कॉलेज के प्रिंसिपल का पदभार नहीं मिला। किर्लोस्कर की सिफारिश के बावजूद भी उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बनाया गया। हालांकि जून 1925 से 1928 तक उन्होंने बार्टली बॉय अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम मर्केंटाइल लॉ के टीचर की भूमिका निभाई। उसी अंतराल में उनकी पत्नी ने उनके पुत्र राजरतन और पुत्री इंदु को जन्म दिया। इंदु की मृत्यु तुरंत ही हो गई थी। इधर रमाबाई की तबीयत भी खराब होने लगी, तो अंबेडकर ने सोचा कि रमाबाई को उनके पैतृक स्थान पर पहुंचा दें। दुर्भाग्यवश अंबेडकर के पुत्र राजरतन की भी 1926 में मृत्यु हो गई। जनवरी 1927 अंबेडकर जी ने एक सभा संबोधित की, जिसमें ऐसे दलितों की समस्या रखी जिनको वर्ल्ड वॉर 1 में भाग लेने के बाद भी असक्षम घोषित कर दिया गया था। बाद में गवर्नमेंट ने इसको भी हटा दिया। जनवरी 1927 को बॉम्बे के गवर्नर ने अंबेडकर को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के बाद तो दलितों के जीवन में क्रांति सी आ गई थी। अब जो आंदोलन कागजी थे, उनको जीवंत करने का समय आ गया था। बोले आंदोलन जो पास हुआ था, उसका उपयोग अभी तक बस कागजी ही था, पर उनके मेंबर बनने के बाद भीम ने यह सुनिश्चित किया कि उस आंदोलन का सब अनुसरण भी करें। जो टैंक कागजों में दलित के लिए खोल दिए गए थे ताकि वो शुद्ध पानी पी सकें, असल में उच्च जाति के हिंदुओं के डर से दलित उसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे। पर अब वो टैंक दलितों के लिए खोल दिए गए थे और स्वर्ण वर्ण के लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में दलितों को संबोधित करते हुए कहा कि उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। सिर्फ उच्च जाति का बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने गुजारिश की कि मिलिट्री में दलितों पर जो बैन लगा है उसे भी हटाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जाए, उन्हें अवसर दिए जाएं। उन्होंने एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च भी निकाला, जिसमें टैंक से पानी लिया गया। इस बार दलितों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अधिकार सबके समक्ष रखे। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद वो अपने बंगले पर चले गए, जहां वो ठहरे हुए थे। इधर कॉन्फ्रेंस के पंडाल में कुछ उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा दलितों की पिटाई भी हुई और जब अंबेडकर जी ये देखने आए तो उन उपद्रवियों ने भीम को भी घेर लिया, पर भीम ने निडर होकर अपनी बात रखी। इस घटना ने अंबेडकर के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उनके बड़े भाई उनकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित रहते थे और उन्हें अपने काम से काम रखने की सलाह दिया करते थे। आगे चलकर उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जनसाधारण को जागरूक करना कितना जरूरी है। इसके लिए इन्होंने बहिष्कृत भारत की स्थापना की, जिसमें इन्होंने अर्धमासिक पत्रिका को अपनी आवाज का जरिया बनाया।
ये पत्रिका ना ही सिर्फ दलितों को उनके अधिकारों और देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बताती थी, बल्कि उच्च जाति के हिंदुओं को भी संदेश देती थी कि अब दलित बीहड़ समाज का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी कुछ ज्ञान है, वो अब डरेंगे नहीं और दबेंगे नहीं। उनका मानना था कि जातिवाद नहीं जाएगा जब तक हम हिंदू समाज की फिर से रचना नहीं करेंगे, वरना तो दलित या शूद्र चिरकाल तक शूद्र ही रहेंगे और ब्राह्मण बिना ग्रंथों का ज्ञान रखे ब्राह्मण ही रहेंगे। हिंदू समाज का वर्गीकरण उनके ज्ञान और प्रोफेशन के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। और जिस दिन दलितों ने अपना आत्मसम्मान और आजादी प्राप्त कर ली, उस दिन से वो देश को बहुत कुछ दे पाएंगे, जैसे उनका ज्ञान, साहस, बल इत्यादि, और देश की तरक्की और आगे बढ़ती रहेगी। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त की गई इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसका नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे, वो 1928 फरवरी में बॉम्बे पहुंची। एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोला गया। उन्होंने वैसा ही किया, पर बाद में पता चला कि नेहरू ने जो संविधान बनाया था उसमें हिंदू मुस्लिम को जोड़ने पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम में फूट की चिंगारी सुलगने लगी थी और उसका धुआं जन जन के पास जाने लगा था। पंडित जी को लगा कि बाहरी तत्व कहीं इसका फायदा न उठा लें, इसलिए उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें दोनों को जोड़ा जा सके। बाद में अंबेडकर जी को ज्ञात हुआ कि इसमें तो दलितों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया, इसलिए पंडित जी का बनाया गया संविधान आलोचना का पात्र बन गया। हालांकि इसमें उनकी ज्यादा गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दलितों के जीवन को करीब से नहीं देखा था। सन 1930 में एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें अंबेडकर ने कॉन्फ्रेंस रख के ये बताया कि कैसे वो मंदिर में अहिंसा सहित जाएंगे। लगभग 15,000 दलितों ने उनका साथ दिया, पर इन लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिला। पर ये लोग वहां से नहीं हटे और मंदिर के गेट के सामने ही पालती मारकर बैठ गए और भजन कीर्तन करने लगे। ना ही उच्च जाति के हिंदू इनको मंदिर के अंदर आने देना चाहते थे, ना ही ये अपना सत्याग्रह तोड़ना चाहते थे। तब किसी ज्ञानी पुरुष ने इसके बीच का रास्ता निकाला और भगवान राम की मूर्ति को एक रथ में रखकर इन लोगों ने यात्रा निकाली। इन सारी चीजों का असर अंबेडकर जी के स्वास्थ्य पर पड़ा और वो एक सभा को संबोधित करते हुए बेहोश होकर गिर गए। और ये बताया जाता है कि बेहोशी के हालत में भी वो बस समाज के कल्याण की बातें और उनके सपनों को ही बुदबुदा रहे थे। कॉन्फ्रेंस और पैक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया, जिसमें भारत के अलग अलग राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। 53 भारतीयों को न्योता दिया गया था, जो कि अलग अलग तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सितंबर 6, 1930 को अंबेडकर जी को भी न्योता गया। नवंबर 12, 1930 को अंबेडकर जी ने लंदन पहुंचकर इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। रामसे मैकडॉनल्ड को इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन चुना गया। वहां पर भी अंबेडकर जी ने बहुत ही यादगार स्पीच दी। स्पीच में भीमराव जी ने बताया कि दलितों को भी अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी अपनी स्पीच में कुछ प्रश्न किए, जिससे ब्रिटिश और भारतीय सरकार में व्याकुलता बढ़ा दी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में अभी भी ऐसी सरकार है जो आधे से ज्यादा लोगों की परेशानियों से अनजान है। ब्रिटिश सरकार भी उनकी स्पष्ट बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। बड़ौदा के महाराज भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। उन्हें भी उनकी स्पीच इतनी पसंद आई कि उन्होंने भीम जी को अपने घर खाने पे बुलाया। ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने भी इनकी तारीफ में अच्छा खासा आर्टिकल लिखा। ब्रिटिश सरकार ने एक इंक्वायरी भी बिठाई, जिसमें यह पता लगाया जाना था कि अंबेडकर जी वीर सावरकर और दूसरों की तरह क्रांतिकारी हैं या फिर उग्रवादी हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरुआती दिनों के बाद अंबेडकर जी ने कमेटी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। अंबेडकर और डॉक्टर मुंजे की गहन बहस के बाद दोनों इस नतीजे पर आए कि दलितों को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने साथी धर्म वालों से असहमत या अलग हो जाएं। अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए फंडामेंटल राइट्स में दलितों के कल्चर, उनके धर्म और आर्थिक अधिकार हिंदू समाज को मान्य रहेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये अच्छी बात हुई कि कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम मेंबर के बार बार आग्रह करके भारतीय मुस्लिम समाज का अलग स्थान दिलवाने के बजाय कॉन्फ्रेंस में एकता, अखंडता, आजादी पर ज्यादा ध्यान दिया गया। पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी जितना सबने सोचा था। अंबेडकर जी एक अथक प्रयास के कारण ही बॉम्बे सरकार ने ये घोषणा की कि वो अब दलितों को भी आर्मी और पुलिस में भर्ती करेगी। उसी के साथ ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस लीडर को छोड़ने का आदेश भी दिया। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से गहन विवेचन के बाद ये पैक्ट किया
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त कर दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की दूसरी मीटिंग में अंबेडकर जी को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को बोला। न्यूज़पेपर वाले जो पहले भीम को कुछ नहीं समझते थे, वो भी उनके नाम का लोहा मानने लगे थे। सबकी निगाहें उस वक्त राउंड टेबल की सेकेंड ओपनिंग पर थी जब महात्मा गांधी वहां पर स्पीच दे रहे थे। 15 सितंबर 1931 में गांधी जी ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी, जिसके अंबेडकर जी हिस्सा नहीं थे, में ये स्पीच दी कि इंडियन कांग्रेस हर तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, फिर वो चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई या दलित हो। उसी दिन अंबेडकर जी ने गांधी जी की स्पीच का उत्तर देते हुए कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी कभी भी उन्हें उनके सारे अधिकार नहीं दे पाए और उनके आंतरिक मामलों पर भी हस्तक्षेप करती रहेगी। इंडियन प्रिंसली स्टेट को फेडरेशन ज्वाइन करने से पहले फेडरल कमेटी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्रोत है कि नहीं। आरटीसी में अंबेडकर द्वारा दी गई स्पीच ने उनको रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। यहां तक कि जो कट्टर हिंदू थे वो भी विस्मयी होकर उनकी स्पीच से नोट लिखा करते थे। ब्रिटिश प्रीमियर ने उनका पुरस्कार भारत में फैली किसी सांप्रदायिक समस्या को देना चाहा। इसमें यह था कि प्रोविंशियल असेंबली में वो दलितों को अलग से सीट देंगे और उन्हें डबल वोट का भी अधिकार होगा, जिससे वो अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे। इससे सांप्रदायिक मतभेद पैदा हो गया और इस तरह इस अवार्ड की सबने निंदा की। गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलित समाज को अलग निर्वाचक मंडल मिले। अंबेडकर और गांधी जी को फिर से ब्रिटिश सरकार ने यरवदा जेल में डाल दिया था। जेल में ही उनके पारस्परिक मित्र के द्वारा दोनों की मीटिंग रखी गई। उस समय गांधी जी की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत बीमार थे, पर उस स्थिति में भी गांधी जी ने अंबेडकर से बहुत लंबी बहस की। दोनों ने अपने अपने स्थानों पर महारत हासिल कर रखी थी और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। दोनों अपने तबके के अधिकारों को बचाकर रखना चाहते थे। घंटों चली वार्ता के बाद यह निष्कर्ष निकला कि प्रोविंशियल असेंबली में दलितों को 148 सीट दी जाएगी और ये ही नहीं, सेंट्रल असेंबली में ब्रिटिश इंडिया की हिंदू सीटों का 10% भी दलितों के नाम कर दिया जाएगा। यहाँ पर पूना पैक्ट का जिक्र जरूरी है। अंबेडकर और गांधी जी में अक्सर लंबी बातचीत चलती थी। दोनों अपने पक्ष को रखते थे और दोनों ही अपने पीछे नहीं हटते थे। ऐसा फिर से हुआ जब मंदिर में एंट्री का बिल पास कराना था। अंबेडकर के बॉम्बे आने के बाद उन्हें एक टेलीग्राम आया जिसमें गांधी जी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। उन्होंने ये टेलीग्राम यरवदा जेल से ही भेजा था। उसी बीच राउंड टेबल की मीटिंग भी दिल्ली में रख दी गई। उन्होंने गांधी जी को टेलीग्राम भेजा और दिल्ली से वापस आकर उनसे मिलने के लिए बोला। मीटिंग से लौटकर बॉम्बे आने के बाद उन्होंने फिर से गांधी जी को टेलीग्राम भेजा जिसमें 4 फरवरी 1933 को उनसे मिलने के लिए बोला। गांधी जी अपने कुछ मित्रों के साथ ठीक दोपहर के 12:30 बजे मिलने पहुंचे। गांधी जी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अंबेडकर जी से आग्रह किया कि वो टेम्पल एंट्री बिल को अपनी सहमति दे दें, पर अंबेडकर जी ने उसे इस आधार पर नकार दिया कि बिल सिर्फ दलितों को मंदिर जाने की अनुमति देगा, पर अस्पृश्यता को जड़ से नहीं मिटाएगा और लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि अस्पृश्यता एक अभिशाप है। उन्होंने गांधी जी से बहुत ही साफ और विनम्र शब्दों में बोला कि ये अस्पृश्यता तब तक नहीं जाएगी जब तक जाति व्यवस्था नहीं जाएगी, पर गांधी जी का अटूट विश्वास जाति व्यवस्था में था। वो इससे ना ही अलग होना चाहते थे, ना ही अलग हो सकते थे। हालांकि वो दलितों और अस्पृश्य लोगों के विकास और उन्नति का कार्य करते, पर वो खुद को उससे अलग नहीं करना चाहते थे और यही कारण था गांधी जी और अंबेडकर जी के मतभेद का। आने वाला तूफान। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अनुसार मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा व्हाइट पेपर इशू किया गया जिसमें भारत के संविधान में कुछ सुधार के लिए कुछ प्रपोजल थे। ये व्हाइट पेपर ब्रिटिश सुविवेचित किया जाना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों के साथ। ये घोषणा बहुत सारे भारतीय लीडर्स के लिए निंदा का कारण बनी। व्हाइट पेपर की घोषणा के बाद उन नामों की घोषणा हुई जिनको कमेटी ज्वाइन करनी थी। 17 लोग ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 32 ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में चुने गए थे। अंबेडकर जी भी उन्हीं डेलीगेट्स में से एक थे। इसके लिए अंबेडकर ने बाकी डेलीगेट्स और उनके अनुयायियों से जबरदस्त परामर्श किए, यहां तक कि वो परामर्श करने गांधी जी के पास यरवदा जेल भी पहुंच गए। 6 मई 1933 में वो लंदन पहुंचे। काफी व्यस्त समय होने के बावजूद भी वो गांधी जी की हालत पर जायजा लेते रहे, यहां तक कि वो अपने मित्र किर्लोस्कर की हालत भी पूछते रहे। किर्लोस्कर अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनकी स्थिति देखकर अंबेडकर ने बड़ौदा के महाराज से उनकी आर्थिक स्थिति के लिए पैसे प्रदान करने के लिए पिटीशन भी दायर की ताकि किर्लोस्कर का आखिरी जीवन सही से बीते। लंदन पहुंचने के बाद ज्वाइंट कमेटी के भारतीय डेलीगेट की कॉन्फ्रेंस हुई
जिससे ये निश्चित हुआ कि व्हाइट पेपर की खामियां ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जाएं। इस मीटिंग में अंबेडकर जी ने अपने साथियों से बताया कि दलितों के लिए निर्वाचन मंडल की मांग करेंगे क्योंकि उनके लोगों पर उच्च जाति के हिंदू ने बहुत अत्याचार किया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अंबेडकर जी ने सर विंस्टन चर्चिल के समक्ष ऐसे आंतरिक और चुभने वाले सवाल किए जिससे वो एकदम चुप हो गए। चर्चिल, जिनको इतना ज्ञान था, इतनी अच्छी इंग्लिश थी, वो भी अंबेडकर जी के आगे कुछ नहीं बोल पाए। ज्वाइंट कमेटी ने अपनी वार्ता नवंबर 1933 में खत्म की। उनके वापस बॉम्बे लौटने के बाद उन्होंने कुछ अखबारों को इंटरव्यू दिए, जिनमें उन्होंने बताया कि व्हाइट पेपर में जो भी है वो अस्पृश्य लोगों की भलाई में ही है। बीते 4-5 सालों ने अंबेडकर जी की मानसिक और शारीरिक अवस्था पर बहुत चोट की। किसी करीबी की सलाह पर वो अपना इलाज कराने महाबलेश्वर के आयुर्वेद आचार्य के यहाँ गए। वहां पर इन्होंने अपना सर मुंडवाकर और सन्यासी का चोला धारण किया। तब जाकर उनकी तबीयत पहले जैसी हुई। वो बहुत खुश थे कि जो बिल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जल्द ही पारित कर दिया जाएगा। इसी बात की उन्हें उत्सुकता थी। उन्होंने वकील और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर का पदभार भी संभाल लिया। धीरे धीरे करके इन्होंने पैसे बचाए और उन पैसों से अपना घर बनाने की सोची। दादर के हिंदू कॉलोनी में वो अपना घर बनाने में लग गए। उन्होंने किसी भी आर्किटेक्ट की सहायता नहीं ली, बल्कि खुद ही किताबें पढ़कर अपना घर कुछ ऐसे डिजाइन किया कि जिससे उनकी सारी किताबें एक यथास्थित स्थान पर आ जाएं। ये घर 1937 में बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम राजगृह था। घर का निचली माला रहने के लिए था और ऊपरी माला उनकी किताबों के लिए, जो इन्होंने देश विदेश जाकर इकट्ठा की थी। उस समय तक अंबेडकर जी की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। अंबेडकर जी इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास अपनी पत्नी को देखने का भी समय नहीं था, जिससे वो मृत्युशैया पर पहुंच गई थी और अंत में दुर्भाग्यवश 27 मई 1935 में उनकी मृत्यु हो गई। इस पवित्र औरत ने कभी भी अंबेडकर जी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप सब कुछ सहती रही और उनको प्रोत्साहित करती रही। धार्मिक व्यक्ति होने के कारण उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो पंढरपुर जाएं, जो कि महाराष्ट्र का धार्मिक स्थान है। हालांकि उनके दलित होने के कारण वहां के पंडित उनसे हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे और दूर से ही पूजा अर्चना करने के लिए कहते थे, पर अंबेडकर जी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहते थे कि उस पंढरपुर को भूल जाओ जो तुम्हें पूजा अर्चना करने से रोकता है, बल्कि हम खुद ऐसा पंढरपुर बनाएंगे जिसमें हर तबके का व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकता हो। अंबेडकर जी के धार्मिक ना होते हुए, भगवान और हिंदू रिवाज को ना मानते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी का क्रियाकर्म हिंदू रीतियों से ही किया। उन्होंने अपना सर भी मुंडवाया और शोक के दौरान भगवा कपड़े भी पहने। उनकी पत्नी के जाते ही उन्हें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रिंसिपल की नौकरी प्राप्त हुई, जिसको उन्होंने 1 जून 1935 को ज्वाइन किया। फिर ऐसा समय आया कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय लिया। जब कांग्रेस लीडरों ने पूना पैक्ट से अपने हाथ खींच लिए, उस वक्त अंबेडकर जी उनकी इस हरकत से बहुत निराश और हताश हुए। उनके मन में निरंतर ये ख्याल चलने लगा कि कैसे वो अपने अनुयायी और अपने तबके के जीवन के स्तर को बढ़ाएं, कैसे वो अस्पृश्यता जैसे अभिशाप से अपने लोगों को मुक्त कराएं। अखबारों में ये खबर आने लगी कि दलित कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी अपना धर्म बदलने की घोषणा करेंगे, जो कि 1935 में योला में होनी थी। ये खबर उच्च जाति के हिंदुओं के लिए बिजली की तरह गिरी। उन्होंने अंबेडकर को पत्र लिखकर ऐसा ना करने के लिए कहा। एक सभा में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनका और उनके पूर्वजों का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं और वो अपने पूर्वजों को हिंदू नहीं मानेंगे। उन्होंने पूना पैक्ट बस इसलिए साइन किया था क्योंकि गांधी जी ने उनसे ये करने का आग्रह किया था। बाद में जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें समझ में आया कि ऊंची जाति के हिंदुओं ने उनसे सिर्फ झूठे वादे किए थे। उनका दलितों और अस्पृश्य समाज को लेकर कोई विचार नहीं है। हिंदुओं ने उनकी उन्नति के लिए कुछ भी नहीं किया। 1930 में जब दलित समाज के समूह ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाने का निर्णय लिया तो अंबेडकर जी ने उनसे थोड़ा और समय ठहरने को बोला। वो देखना चाहते थे कि हिंदू अपने वादे के मुताबिक अस्पृश्यता हटाने के लिए कुछ करते भी हैं कि नहीं। येवला की सभा में करीब 10,000 दलित और अस्पृश्य तबके के लोगों ने हिस्सा लिया, जो कि बहुत दूर से आए थे। उन्होंने फिर से सभा में अस्पृश्य लोगों पर हुए अत्याचार, उनका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हीं के धर्म के लोगों ने उन्हें साधारण से मानव अधिकार से भी वंचित कर रखा है, क्योंकि अस्पृश्यता उन्हें इसलिए मिली है क्योंकि वो जन्म से शूद्र पैदा हुए थे। तो उन्होंने सबके समक्ष ये प्रश्न रखा कि क्या वो सब हिंदू धर्म को छोड़ना चाहेंगे अथवा कोई ऐसा धर्म अपनाएंगे जिनमें उन्हें वो ही अधिकार मिले जो सबको मिलते हैं।
सभा में उन्होंने एक वाक्य ऐसा बोला कि जिसको सुनकर सबके कान खड़े हो गए, और वो ये था कि मैं आपको ये सांत्वना देता हूं कि मैं हिंदू होते हुए नहीं मरूंगा। जिसका मतलब था कि वो जरूर ही किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहेंगे। अंबेडकर जी की इस बात ने मानो भूचाल ला दिया हो। सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि धार्मिक पार्टी भी इस वाक्य से बहुत धक्के में आ गई। उनके पास सभी धर्मों से निमंत्रण आने लगे, चाहे वो सिख हो, इस्लाम हो या ईसाई ही क्यों ना हो। हर धर्म के लोग इन्हें अपनी तरफ खींच लेना चाहते थे। यहां तक कि इनके पास बनारस के महाबोधि समाज के सेक्रेटरी का भी टेलीग्राम आया। उन्होंने भीमराव से बुद्ध धर्म अपनाने का आग्रह किया, पर इनका यह निर्णय गांधी जी को पसंद नहीं आया था। उन्होंने इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उनका मानना था कि अस्पृश्यता खत्म होने वाली थी, ऐसे में धर्म परिवर्तन करना गलत है। वो कहते थे कि धर्म कोई चोला नहीं है जो उतार के फेंक दिया जाए या उसे रोज बदल लिया जाए, बल्कि धर्म तो आपके अंदर बसा हुआ है। अक्टूबर 30, 1935 में अंबेडकर द्वारा धर्म परिवर्तन की घोषणा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में जब हिंदू मिशनरी के लीडर मसूरकर महाराज ने जब ये सूचना सुनी तो उन्होंने अंबेडकर जी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अंबेडकर जी से ये ना करने की विनती की, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज का पतन होना तय था। मसूरकर महाराज अस्पृश्यता के अभिशाप को समझते थे और उन्होंने अंबेडकर जी से थोड़ा और धैर्य रखने के लिए कहा। श्री R.G. प्रधान और अंबेडकर जी की पत्रों के द्वारा वार्ता हुई, जिसमें प्रधान जी उनको धर्म परिवर्तन से रोक रहे थे, पर अंबेडकर जी उन्हें समाज में फैली इस कुरीति का आईना दिखा रहे थे। अंत में अंबेडकर जी ने यह कहा कि अगर हिंदू समाज अपने वादे पर टिका रहा और उसने अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ने में उनका साथ दिया अथवा उनकी उन्नति और विकास के लिए कार्य किए, तो वो अपने धर्म परिवर्तन के इस फैसले को 5 सालों तक त्याग देंगे। शोषितों के लीडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने यह घोषित किया कि वो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन 1937 में कराएंगे। यह घटना सिर्फ राजनीतिक पार्टी के लिए ही मुख्य नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश इंडिया के लोग भी उत्साहित थे, क्योंकि उनको अपना लीडर चुनने का अधिकार मिलने जा रहा था। अंबेडकर जी ने ऊंची जाति के हिंदुओं का अपने लोगों की तरफ व्यवहार देखकर और पूना पैक्ट का हाल देखकर खुद की एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का आइडिया आया, जिसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1935 में किया। पार्टी ने लोगों से वादा किया कि वो दलित, शोषित, किसान, लेबर इत्यादि सभी की परेशानियों को सुनेगी और उसका जल्द से जल्द निपटारा करेगी। साथ ही साथ गांवों में आवास और समाज के सुधार का भी कार्य उनकी जिम्मेदारी होगी। नवंबर 1936 को भीमराव जी जिनेवा को रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि काम के बोझ में वो बहुत थक चुके हैं। थोड़ा हवा पानी का बदलाव होगा तो उनमें फिर से उतना ही जोश भर जाएगा। वो बॉम्बे जनवरी 1937 में लौट गए। वहां से लौटते ही वो अपनी पार्टी का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपना हाथ दूसरे राजनीतिक पार्टी को भी बढ़ाया, जैसे LB भोपतकर जो डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी के लीडर थे, और NC केलकर। केलकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शोषित वर्ग के लोगों का ध्यान नहीं रख रही थी और उनका विकास नहीं हो पा रहा था। केलकर ने लोगों से मुख्य गुजारिश की वो अंबेडकर जी को वोट दें, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंबेडकर जी दलितों के बेताज बादशाह हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 2 मुख्य चेहरे उतारे ताकि वो अंबेडकर और भोपतकार वाली सीटों के विरुद्ध खड़े होकर दोनों को टक्कर दे सकें। फरवरी 17, 1937 में इलेक्शन आयोजित किए गए। उसके कुछ ही दिनों बाद उसका परिणाम घोषित हुआ, जिसमें यह निकलकर आया कि अंबेडकर जी ने भारी मतों से अपने विरोधियों को हराया। 17 में से 15 कैंडिडेट जो अंबेडकर जी ने खड़े किए थे उनको निर्वाचित किया गया था। मार्च 1937 में एक और घटना घटी जिसने अंबेडकर जी की सफलता पर 4 चांद लगा दिए। वो ये थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट और थाने के असिस्टेंट जज ने यह फैसला सुनाया कि चवदार तालाब का इस्तेमाल अब दलित और अस्पृश्य समाज भी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादातर हिंदुओं के वोट पाए थे, पर फिर भी वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करने में असमर्थ थी। तब तक के लिए अंतरिम मिनिस्ट्री का गठन हुआ और ये माना गया कि ये बस केयर टेकर मिनिस्ट्री होगी और 6 महीनों में फिर से मिनिस्ट्री बुलाई जाएगी। आखिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अंतरिम मिनिस्ट्री ने सम्मिलित किया और कांग्रेस पार्टी ने फिर से मेजॉरिटी में मिनिस्ट्री बनाई, जिसके प्रधान BG खेर हुए। आइए अब बात करते हैं अंबेडकर जी की देश की तरक्की में विभिन्न योगदान की। सबसे पहले जानते हैं उनकी लेजिस्लेटर की भूमिका में किए गए कार्य। अंबेडकर की खेर से पहली भिड़ंत तब हुई जब मिनिस्टर की 500 रुपए तनख्वाह, रहने के लिए घर और आने जाने का किराए का बिल पास कराना था। अंबेडकर जी इनके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि मिनिस्टर की तनख्वाह मार्केट में चल रहे रेट के अनुसार 75 रुपए ही सही है।
बिल को पास कराने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहला, योग्यता। दूसरा, लोकतंत्र। तीसरा, अखंडता। और चौथा और आखिरी है प्रशासन की शुद्धता। मंत्रियों को 75 रुपए से ज्यादा सैलरी देना गलत है। उस पर खेर ने ये तर्क देते हुए कहा कि ये सब मातृभूमि को सेवा के लिए उन्हें दिए जा रहा है। जब प्रोविंशियल असेंबली सेशन में नहीं थी, तब भी अंबेडकर जी न सिर्फ शोषित तबके बल्कि किसानों और खेती कर रहे मजदूरों के लिए कैंपेन चलाते रहे। इन्हीं कैंपेन में 17 सितंबर 1937 को अंबेडकर जी ने एक सभा रखी और उसमें उन्होंने जमीनों की खोटी व्यवस्था को खत्म किया। अंबेडकर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खेती में दासव्रती की प्रथा को खत्म किया था, जो कि सदियों से चली आ रही थी। कांग्रेस लीडर और अंबेडकर जी की एक और असहमति हुई, जिसमें शेड्यूल कास्ट का नाम हरिजन रखकर बिल पारित कराया जाना था। अंबेडकर के एक अनुयायी B.K. गायकवाड़ ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया, जिसमें हरिजन के नाम को हटाया जाना था। उन्होंने अंबेडकर की सलाह लेकर एक स्पीच तैयार की, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर अस्पृश्य लोगों को हरिजन मतलब भगवान के बंदे बोला जाएगा तो ऊंची जाति के हिंदुओं को क्या शैतान बोला जाएगा? अगर सारे लोगों को हरिजन बोला जाएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अस्पृश्य लोगों को एक प्यारा सा नाम दे देना उनकी समस्याओं को हल नहीं करेगा, बल्कि उसकी जगह अगर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे तब दलितों का विकास होगा। असेंबली में कांग्रेस के लीडर ज्यादा होने के कारण उनके इस अमेंडमेंट को स्वीकारा नहीं जा सका और उठा के फेंक दिया गया। इसको देखकर अंबेडकर जी अपनी सीट से उठकर बोलने लगे कि अगर इस अमेंडमेंट को पारित कर लिया जाता है तो किसी का इसमें नुकसान नहीं होता। क्योंकि असेंबली में कांग्रेस के लीडरों की मात्रा ज्यादा है तो मुझे डर है कि आगे के कोई भी बिल पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम असेंबली की आगे की कार्यवाही छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें वर्किंग क्लास का चैंपियन भी कहा जा सकता है। सिर्फ दलितों और अस्पृश्य लोगों के लिए ही नहीं, अंबेडकर जी ने मजदूरों के लिए भी लड़ाइयां लड़ी। इसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया। सितंबर 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल पास करना चाहा। अंबेडकर जी ने यह कहकर इस बिल की आलोचना की कि यह सिर्फ व्यापारियों को ही फायदा पहुंचाएगा, मजदूरों को नहीं। इस वजह से अंबेडकर और खेर की मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर K.M. मुंशी का वाद विवाद भी हुआ, पर कांग्रेस का बहुमत होने के कारण यह बिल पास कर दिया गया। 7 नवंबर 1938 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एक दिन की स्ट्राइक रखी। बॉम्बे के सारे मजदूरों को इसमें हिस्सा लेने के लिए बोला। इसमें 80,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया, जिसका आयोजन जमुना दास मेहता कर रहे थे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये स्ट्राइक रखी गई, जिसमें अंबेडकर और जमुना दास मेहता ने मिल के स्थानों का जायजा लिया जहां पर ये मजदूर काम करते थे। पर कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए। उनमें से एक पुलिस वाला भी था और कुछ दारोगा भी थे। इसको देखते हुए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए। उसी शाम को जमुना दास मेहता ने फिर से एक मीटिंग रखी, जिसमें सारे मजदूरों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी कि उन्होंने बहुत शांति से इस स्ट्राइक को समाप्त किया। इस सभा में अंबेडकर जी ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी पक्का वादा करे कि वो दलितों और मजदूरों का साथ देंगे तो वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ ही कई आयोजन और आंदोलन के जरिए उन्होंने दलितों के लिए प्रखर आवाज उठाई। अब तक अंबेडकर दलितों और मजदूरों के प्रिय लीडर बन चुके थे। उनके लीडर होने की विशेषताएं उनकी स्पीच में साफ नजर आई थीं, जब उन्होंने 20 जुलाई 1942 को नागपुर में लोगों को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, सही के लिए लड़ने के लिए आपको मेरी सहमति की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस सहमति के लिए आपकी ज्यादा जरूरत है। आपने अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दिया है, हमें आपसे किसी और तरह की सहमति चाहिए, और वो है साहस, एकता और दृढ़ता की। हम अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, जब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई जीत नहीं जाते। आप अपनी तरफ से कोशिश करने का वादा करिए और हम अपनी तरफ से लड़ने का वादा करते हैं। न्याय हमारे साथ होते हुए हमें नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई हार सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई पूरी तरह से आध्यात्मिक है, इसमें कुछ भी भौतिक या अनैतिक नहीं है। हमारा संघर्ष हमारी आजादी के लिए है। ये लड़ाई मानव अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए है, जिसको हिंदू समाज के द्वारा दबाया और विकृत किया गया है, और हमेशा दबाया और विकृत किया जाएगा अगर राजनीतिक संघर्षों में हिंदू समाज जीत गया तो। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा और सलाह भी दूंगा कि शिक्षित होइए, आयोजित होइए, और अगर वक्त पड़े तो आंदोलन भी कीजिए। खुद पर यकीन रखिए और आशा का साथ कभी मत छोड़िए। मैं सदैव ही आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारे साथ हैं। इस तरह अंबेडकर जी ने एक सच्चे लीडर और लेजिस्लेटर की भूमिका बड़े ही साधारण पर दृढ़ तरीके से निभाई। ये सब जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना आसान था नहीं,
पर संघर्षों की आंच पर जलते हुए अंबेडकर जी ने अपना जीवन न्याय की भेंट चढ़ा दिया, जिसका फायदा अब हम लोग उठा रहे हैं। ये सब बस उनका और उनके अनुयायियों का ही किया गया प्रयास है, जो अब हम सींच रहे हैं। नई ऊंचाइयां। दूसरे विश्व युद्ध के प्रकोप से कांग्रेस पार्टी असमंजस में आ गई। नवंबर 1939 के पहले सप्ताह में ही कांग्रेस के हाई कमांड पर कांग्रेस के मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया और अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। स्टैफर्ड क्रिप्स के मिशन के असफल हो जाने के कारण सारी राजनीतिक पार्टी की सहमति से यह आंदोलन लॉन्च किया गया। गांधी जी और जिन्ना ने ही नहीं बल्कि अंबेडकर जी ने भी क्रिप्स के मिशन को अस्वीकार किया। हालांकि सबके अलग अलग कारण थे इस मिशन को ठुकराने के। अंबेडकर जी ने इसलिए इस मिशन को नहीं स्वीकारा क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने भारतीय मुस्लिम को अलग स्टेटस दे दिया था, पर दलित और शोषित समाज के हित के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए थे। अंबेडकर जी का 50वां जन्मदिन 14 अप्रैल 1942 को बहुत धूमधाम से मनाया गया। शोषित और दलित समाज के लोगों ने ही नहीं बल्कि ऊंची जाति के हिंदू लीडरों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। 19 अप्रैल को इनके जन्मदिन का जश्न चौपाटी में भी मनाया गया, जिसमें M.R. जयकर अध्यक्ष थे। इस अवसर पर जयकर ने कहा कि वो अंबेडकर जी को बचपन से जानते हैं। दलित समाज से उठकर आना, इतनी पढ़ाई करना और समाज को जोड़ने के कार्य में कार्यरत रहना, ये सिर्फ अंबेडकर जी ही कर सकते हैं। अंबेडकर जी ने स्थिति, इतिहास और धर्म को जाना, समझा और गहन अध्ययन किया, तब जाकर वो इस निष्कर्ष पर आए हैं कि अच्छे पुरुषों ने कभी अस्पृश्यता को मिटाने की सही ढंग से कोशिश ही नहीं की। इसलिए उन्होंने कैंपेन बनाए और उच्च जाति के हिंदू द्वारा फैलाई गई अस्पृश्यता की प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की। सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का भी सुधार किया। इस तरह से उन्होंने खुद को सच्चा देशभक्त साबित किया है। जून 1942 के तीसरे हफ्ते में ये अफवाह फैली कि वाइसरॉय और भारत के गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी सदस्यों की सूची में अंबेडकर जी का भी नाम था। इस अफवाह को प्रामाणिकता तब मिली जब ये खबर पक्की हो गई और रामस्वामी अय्यर, मोहम्मद उस्मान, अंबेडकर, जेपी श्रीवास्तव और जोगिंदर सिंह का नाम सदस्यों के लिए चुना गया था। अंबेडकर का नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल करना बहुत ही प्रशंसनीय था। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी कहा कि इससे मजदूर तबके के लोगों का विकास अच्छे से हो पाएगा। यह पहली बार था जब किसी अस्पृश्य हिंदू का नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया था। इसके बाद ही अंबेडकर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस की सभा को संबोधित करने नागपुर चले गए थे। वहां जाकर उनके पास वाइसरॉय का संदेश आया कि उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर पोर्टफोलियो के लिए चुना गया है। बॉम्बे लौटने के बाद वो दिल्ली जाने के लिए जल्दी करने लगे। वाइसरॉय का लेबर पोर्टफोलियो का पद उन्हें दिए जाने का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक रिसेप्शन पार्टी में अंबेडकर जी ने कहा कि उन्हें कभी भी ऊंचाई पर जाने का लोभ नहीं है। जब उन्हें लगने लगेगा कि वो मजदूरों का विकास नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस पद से इस्तीफा दे देंगे। अगस्त 1942 में जब क्विट इंडिया आंदोलन की घोषणा हुई तो सितंबर 1942 में भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सेंट्रल असेंबली में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसमें अंबेडकर जी ने यह कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि कांग्रेस पार्टी और गांधी जी द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो अहिंसा का मूल तत्व भूलता जा रहा है। इसके बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और पूरे देश में तहलका मच गया। उधर गांधी जी ने भी आगा खां पैलेस में 21 दिन का व्रत शुरू कर दिया। पूरा देश सदमे में था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भारतीय सदस्यों के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी। पर अंबेडकर जी इस्तीफा नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लेबर तबके की तरक्की के लिए उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होना जरूरी है। स्टैंडिंग लेबर कमेटी का पहले ही गठन हो चुका था। उसकी तीसरी सभा बॉम्बे गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में हुई। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल यूनिट के ज्वाइंट लेबर कमेटी का गठन हो ताकि दूसरी विश्व युद्ध का प्रकोप इस पर ना पड़े, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी गठन हो। वो मजदूरों के लिए छत, खाना, पढ़ाई और जरूरत की सारी सामग्री का इंतजाम उनके मालिकों से कराना चाहते थे। अप्रैल 1944 में अंबेडकर जी ने एक बिल पास कराया जिसमें उन मजदूरों के हक और उनको छुट्टियों में भी वेतन दिए जाने की बात कही गई थी। उसके बाद ही गांधी जी को उनके स्वास्थ्य के चलते आगा खां पैलेस से रिहा कर दिया गया था। वो वहां से अपना उपचार कराने पंचगनी चले गए। राजगोपालाचारी द्वारा एक घोषणा कराई गई कि जिन्ना के लिए गांधी जी के पास कुछ ऑफर है, पर उसमें क्या है उसको नहीं प्रकट किया गया था। वीर सावरकर और साथ ही बहुत सारे भारतीय लीडर का मानना था कि ये उनके साथ धोखा हुआ है। हालांकि बाद में पता चल गया था कि इस संदेश में क्या है। अंबेडकर जी ने इस घटना को बहुत ही शांत तरीके से लिया और गांधी जी से पत्र के जरिए कहा कि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ हिंदू और अस्पृश्यता के मसले को सुलझाना भी उतना ही जरूरी है।
जिस पर गांधी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि वो अंबेडकर जी की योग्यता से पूरी तरीके से वाकिफ हैं, वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत इच्छुक हैं, पर उनके लिए ये मामला आस्था और धर्म का है और इसमें जो भी सुधार होगा वो हिंदू समाज के अंदर ही होगा। उन्होंने दलितों की समस्याओं का जड़ से समाधान निकालने का बहुत प्रयत्न किया। क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद सभी लीडर और पार्टी पुरजोर कोशिश में लग गई कि कैसे इस गतिरोध को हटाया जाए। इसके लिए भूला भाई देसाई और लियाकत अली खां में एक पैक्ट भी हुआ जिससे दोनों पार्टी एक साथ आ जाएं। लॉर्ड वेवेल, जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे, लंदन के लिए रवाना हो गए ताकि वो वहां इस पैक्ट के बारे में चर्चा कर सकें। इस समय अंबेडकर जी भी भारत के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। मई 6, 1945 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वार्षिक उत्सव में उन्होंने ये बात रखी कि लेजिस्लेचर में माइनॉरिटी समाज को ज्यादा तरजीह दी जाए और दूसरे हिंदुओं को थोड़े में ही काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि वो एक अखंड भारत चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग से ये अपील की कि वो उनके प्लान को स्वीकार कर लें, क्योंकि ये उन्हें ज्यादा सुरक्षा देगा और उनके हिंदू प्रधानता के भय को भी कम करेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य नीची जाति के लोगों को बढ़ावा देना था। अंबेडकर जी के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सबने बहुत आलोचना की। लॉर्ड वेवेल ने भारत लौटने के बाद सारे कांग्रेस लीडर को जेल से छोड़ दिया और उनके शिमला में एक मीटिंग रखी। अंबेडकर जी ने इसमें भाग नहीं लिया तो वो सभा अंतरिम मिनिस्ट्री के गठन के प्रश्न पर ही रुक गई। कांग्रेस ने अपने मुस्लिम लीडर रखने की बात कही तो वहीं पर जिन्ना चाहते थे कि अंतरिम मिनिस्ट्री में मुस्लिम लीग से ही किसी को सदस्य बनाया जाए। विश्व की राजनीति में भी उठापटक चल रही थी। उधर जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद सरेंडर कर दिया था, तो दूसरी तरफ हिटलर की डिफेंस सेना भी कम पड़ती जा रही थी। लॉर्ड वेवेल फिर इंग्लैंड का दौरा करके वापस आए। इधर सारी राजनीतिक दल भी इलेक्शन के लिए जोर शोर से लग गए। कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंपेन क्विट इंडिया नारे से किया, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान या नहीं स्लोगन से किया, तो हिंदू महासभा ने आजादी और अखंडता से किया। अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तो मानो गहरे संकट में थी, क्योंकि ना ही उनके पास पैसे थे और ना ही मशीनरी। उन्होंने पूना में एक मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने शोषित तबके के लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राजनीतिक ताकत अब उन्हें लेनी होगी। ऐसी ही कई मीटिंग उन्होंने अहमदाबाद, अकोला, नागपुर और मद्रास में की। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने काम को कभी भी अनदेखा नहीं किया। इन्होंने 7वें इंडियन नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का भी उद्घाटन किया। मार्च 15 को ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि यह भारत का अधिकार है कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से आजाद हो सकें। क्रिप्स मार्च 24, 1946 को भारत पहुंचे और गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना, एसपी मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और साथ ही भोपाल के नवाब के साथ वार्ता की। अप्रैल 5, 1946 को ब्रिटिश के डेलीगेट्स ने अंबेडकर और मास्टर तारा सिंह के साथ एक मीटिंग भी की। ब्रिटिश डेलीगेट्स की मीटिंग में उन्होंने उनके समक्ष एक मेमोरेंडम रखा जिसमें भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट की सुरक्षा के लिए प्रावधान रखा जाए। उन्होंने अपना फैसला स्टेट पेपर के साथ सुनाया जिसमें सेंटर में अंतरिम गवर्नमेंट के बनाए जाने, फेडरेशन और इंडिया और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने की बात कही। उस पर पेपर में शेड्यूल कास्ट की मांग के लिए कुछ भी नहीं था। स्टेट पेपर के रिलीज होते ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विघटन हो गया और अंबेडकर जी मई 1946